बेटा अगर हम लोग अपने संविधान का, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, तो केवल राजनीतिक दर्शन हम ये नहीं बोलेंगे कि संविधान सभा में जो आपके एक उदारवादी घड़ा है ना, एक लिबरल, एक सोशलिस्ट है ना, दूसरा आपका गांधीवादी घड़ा, या और स्वतंत्रता के संघर्ष के मूल्य आदर्श वो तो थे ही, लेकिन इसके अलावा यानी कि हमारे हजारों वर्ष की संस्कृति, आदर्श, मूल्य, आकांक्षा और आस्थाओं को स्थान दिया गया और एक विधिक नजरिया क्या अपनाया गया। मैं फिर बोल रहा हूं कि संविधान सभा में मेनली हमारे 3 ग्रुप बने हुए थे। एक थे जो ये कहते थे कि संविधान हमारा ऐसा हो जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन हो और हमारा देश जो चलेगा वो लिबरल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। कुछ ऐसे थे जैसे एम.एन. रॉय जैसे लोग, वो तो नहीं थे लेकिन उनके पार्टी के लोग थे वहां पर, जिसको हम सीपीआई इस तरह की जो पार्टीज बोलते हैं। उनका कहना क्या था कि नहीं, हम सोशलिस्ट तरीके से चलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांधीवादी बातें करते थे कि हम गांधी के तरीके से चलेंगे, है ना। अंबेडकर जी ने इनको तो लेना है, लेकिन हमारी जो कल्चर है, मैंने फिर बोला, अगर भारतीय समाज के मूल्यों को शामिल, बेटा बातचीत नहीं है ना, हमारी जो कल्चर है, मैंने फिर बोला, जो हमारी सोसाइटी जिससे चलती है, अगर उन चीजों को स्थान नहीं होगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। मैंने बताया था राइट टू स्पीच, ये हमारे मूल्यों में है या नहीं है। जो लोग आज ये वेस्ट इस बात को बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, वेस्ट ये कहता है ना कि राइट टू स्पीच, डेमोक्रेसी, बोलने का अधिकार हमने दिया, लेकिन मैं ये कहता हूं बोलने का अधिकार भारत में है, इसी वजह से हमारे यहां पर इतने मतांतर हैं। बोलो हाँ या ना भाई। आपके यहां पर इतने मतांतर का होना मतलब इतनी सारी आइडियोलॉजी का होना, इतने सारे रिलीजन का होना, ये क्या शो करता है? नई बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको राइट टू स्पीच है, आप बोल सकते हैं, अपनी बातों को सोसाइटी के सामने रख सकते हैं। नहीं तो अगर हम वेस्ट की तरह होते, या तो हम इस्लाम फेथ को मानने वाले होते, या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले होते, या हम ज्यूस को मानने वाले होते। बोलो हाँ या ना। इनका तो आपस में संघर्ष देखने को मिला, नहीं मिला? बोलो हाँ या ना। यहां तो बकायदा धर्म युद्ध रहे, हमारे यहां पर ऐसे वोट तो देखने को नहीं मिले। बोलो हाँ या ना। भाई बुद्ध चले और बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किया, तो बुद्ध को राइट टू स्पीच था, तभी तो उनके फॉलोअर बने। महावीर चले, महावीर ने प्रचार प्रसार किया, तो महावीर को सुनने के लिए लोग तैयार थे और राइट टू स्पीच था, तभी तो सुना। बोलो भैया, नहीं है क्या? तो ये अपने आप ही प्रमाणिकता करता है बेटा, ये अपने आप ही। भाई फॉलोअर कब बनेगा किसी का कोई? जब उसको सुनेगा। और फिर उनके बाद उनके जो आगे चलाने वाले परंपराएं हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तभी तो संभव था। तो ये सब हमारी कल्चर है, दैट इज आवर कल्चर। इसलिए हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में भी अगर हम बात करते हैं, इसको सनातन बोलते हैं, उसमें शैव है, वैष्णव है, ना जाने कितने मतांतर हैं, निरंकारी, आसाराम, केवल बोल गया, मोरारी बापू है ना, रमेश भाई ओझा, कितने सारी बेटा परंपराएं हैं, कितनी सारी बातें। बोलो हाँ या ना। नहीं है क्या? गलत कह रहा हूं? बोलो बच्चों हाँ या ना। भाई इतने सारे आपको बड़ा आइडिया है कितने हमारे यहां मतांतर होंगे? नो आइडिया। आप वाराणसी चले जाओ, हर मंदिर के सिस्टम अलग। आप हरिद्वार चले जाओ, हर आश्रम के, हर मंदिर के सिस्टम अलग। हाँ कि नहीं? ये क्या है? हमको आजादी मिली है राइट टू स्पीच करने की। कोई कह रहा है हरे कृष्ण, कोई कह रहा है हरे कृष्णा, कृष्णा बोल रहा है, कोई कह रहा है वाहिगुरु दा खालसा, कोई बोल रहा है, मतलब सोच ही नहीं सकते आप लोग। क्लियर? तो ये हमारी संस्कृति बेटा, हमारे मूल्य हैं ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, दैट इज आवर वैल्यूज। वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज आवर वैल्यूज। इन्वायरमेंट के प्रति हमारा प्रेम, दैट इज आवर वैल्यू। हम पूजा करते हैं, हम गंगा को मैया बोलते हैं, मां बोल रहे हैं, धरती को मां बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम मां को फिर गंदा भी करते हैं।
जब नदी को हम मान रहे हैं माँ है, गंगा माँ है, तो गंगा में फिर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? इतना सेंस नहीं है, वो अलग बात है। घर में तुलसी है, पूजा कर रहे हैं, तो ये किसकी पूजा है? हम सुबह सूर्य को पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा है? प्रकृति पूजा। और पूजा किसकी होगी? जिसका रिगार्ड करेंगे, जिसका सम्मान करेंगे, बोलो हाँ या ना। और जब रिगार्ड करेंगे तो भैया क्या होगा? यही तो पर्यावरण संरक्षण है। यही तो बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई हम तो उस देश से हैं जो हम ये बोलते हैं, हम धरती को, वृक्षों को, पीपल पूजा, वट पूजा, चांद तक की पूजा हम करते हैं। स्पेशल डे है ना, आज चांद निकल गया, बोलो हाँ या ना। चलो व्रत खोलो, पहले तुम्हें फिर उसे, हाँ कि नहीं। चांद तक नहीं छोड़ा, तारों तक को हम पूजा खोलते हैं। तारों तक होती है ना पूजा, क्लियर। नवग्रह पूजा, क्या क्या पूजा नहीं है, ओके बोलो। चलिए, तो बेटा हमारी आकांक्षाएं, हमारी आस्थाएं, इन सबको स्थान दिया गया बेटा संविधान के अंदर। बताओ कोई आस्था बताओ बेटा। हम अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ये हमारी आस्था है, बोलो हाँ है ना। अरे भाई सनातन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये तो पहले से है ना भारत में। फिर आपका इस्लाम आता है, फिर आपका सिखिज्म आता है, फिर आपका क्रिश्चियनिटी आती है। यही तो क्रम रहा है, ओके नहीं। क्रिश्चियनिटी पहले बात आई, ब्रिटिश से पहले थोड़ी बहुत आई, लेकिन उतने प्रचार प्रसार थोड़ी ना हुआ। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी देश के अंदर तभी होता है जब वो स्टेट के एक्टर्स का, नहीं बात समझ में आ रही है, जब स्टेट किसी धर्म को क्या करता है, या तो स्टेट यानी कि राजा उसको क्या करे, तो उस धर्म को स्वीकार करे या उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे। बौद्ध धर्म इसलिए प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि अशोक ने उसको स्वीकार किया, हर्षवर्धन ने जैनिज्म को स्वीकार किया, इसलिए हुआ। मोदी को कुछ नहीं करना है, मोदी जी को बस त्रिकुंड लगाना है, हर हर महादेव, बस हो गया प्रचार। इसमें क्या करना है उनको? अब लोग हो रहे हैं हर हर भूकंगे, हर बम 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 हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले नहीं था ना बम बम, हाँ कि नहीं भाई। कोई भी आप किसी रिलीजन को आप देखो, जब तक रिलीजन फलेगा फूलेगा नहीं, जब तक रूलर का वो धर्म नहीं होगा, या फिर वो रूलर उस धर्म को समर्थन नहीं देगा, बोलो है ना। तो ये बेटा हमारे फेस ही तो हैं कि हम अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, क्लियर। ये बेटा हमारी आकांक्षाएं क्या हैं भाई? हमारी आकांक्षाएं क्या हैं? अगर आप देखते हो भारत में कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो धर्म से अलग हटकर अपने जीवन जीते होंगे। बेटा हम सबका जीवन कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा है। तुम सब अपने हाथ में कलावे बांध के घूम रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ तो लगते ही होगा। आप कलावा तोड़ दो, आपको सुनी सुनी सी लगेगी अपनी कलाई। पूजा करना या ये करना, दिन की शुरुआत है ना, हम लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं अच्छा काम करना है क्योंकि भगवान जी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये है ना, क्या नहीं है ऐसा? हमारे जीवन में कहीं ना कहीं धर्म है। अब बेटा धर्म के अकॉर्डिंग फिर हमारी आकांक्षाएं भी हैं। एक मैं देखा बहुत से लोग सुबह शाम माला जाप, मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ धाम मिलेगा, लगे पड़े हैं। किसमें? भक्ति करने में, एक वो भी जीवन है। फिर हमारी आकांक्षाएं और हैं कि हम लोग क्या करें, नौकरी, हर तरह की आकांक्षाएं हैं। लेकिन एक अंतोगत्वा आकांक्षा किससे जोड़ दी गई है हमारी? आनंद की प्राप्ति। जीवन में क्या चाहते हो? तुमसे मैं पूछूं जीवन में तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बोलोगे? आनंद चाहता हूं। आनंद क्या है? आनंद मोक्ष, मृत्यु, ये तो चाहते हो। आप किसी से पूछ के देखो कि क्या चाहते हो? आनंद। आनंद की परिभाषा तो बेटा महात्मा बुद्ध दे रहे हैं, मोक्ष की परिभाषा। जैन में भी मोक्ष की परिभाषा है। हम देखो पूरा आपका भारत का कल्चर देखो, सब मोक्ष की बात कर रहे हैं। तो ये सब बेटा आकांक्षा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नौकरी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। नौकरी पाओगे तो केवल क्या? आजीविका के लिए। तो अंतोगत्वा तुम चाहते क्या हो सब लोग? अभी नहीं, आप लोग अभी तो नहीं पता बेटा, थोड़ा सा उम्र बढ़ेगी ना तो आप देखो आपके हाथ में जो पिताजी माता दादा भी लेके बैठे हुए, वो किसके लिए कर रहे हैं माला जाप पूजा? किस लिए कर रहे हैं? वैकुंठ चाहिए उनको, मोक्ष चाहिए उनको। तो हमारी आकांक्षाएं हैं। आज की आकांक्षा कुछ और है। हम 5 स्टेप में चलते हैं ना बेटा। पहले सिक्योरिटी। अभी आप किसके लिए काम कर रहे हो? सिक्योरिटी। फिर आपको चाहिए परिवार। फिर आपको क्या चाहिए? रुतबा।
फिर आपको क्या चाहिए? आप आइडियल बने लोगों के, ये मानव स्टेजेस है बेटा। फिर आप आइडियल, और उसके बाद फिर बनते हैं आप आध्यात्मिक। ये 5 स्टेप में जीवन चलता है हम सबका, मेरा भी आपका भी। आप कौन से स्टेप में अभी? अभी पहले स्टेप में नौकरी मिले। नौकरी किस लिए? सिक्योरिटी जीवन में आए, ताकि जीवन का संघर्ष तो रहेगा, जीने का संघर्ष खत्म हो जाए। नहीं समझ आई बात? जीने का संघर्ष। चलिए बेटा, तो विधिक नजरिया, हमने इन सब चीजों बेटा क्या किया? लॉ के अकॉर्डिंग बेटा क्या किया? एक विधिक नजरिया हमने लॉ दिया, कानून बनाया, इन सारी बातों को हमने कौन से जोड़ दिया। हाँ कि ना बेटा? क्षमताएं क्या है? अब देखिए बेटा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस मोटिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, क्या वो सफल रहा? नहीं सफल रहा। कुछ ज्यादा ही आपके होप हो जाती हैं। आप 70 साल में सोच रहे हो अमेरिका बन जाए, है ना? प्रॉब्लम्स तो वहां भी हैं। इजराइल में देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बोलो हाँ है ना? प्रॉब्लम तो सब सोसाइटी में है, लेकिन बेटा बहुत सक्सेस रहा। आप थोड़ा नजर डालो अपने साथ आजाद हुए मुल्कों पर। चीन को कंसीडर मत करो, चीन की कंडीशन अलग है, चीन का सिस्टम अलग है ना? आप अपने नेबर कंट्रीज में नजर डालो, पाकिस्तान सक्सेस दिखता है आपको? है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? मैं कहता हूं आंशिक ही सही, लेकिन फिर भी चल तो रहा है देश, आगे बढ़ तो रहा है देश। आज आप चौथे नंबर का फॉरेक्स लेके बैठे हुए हैं, क्या ये कम उपलब्धि है? दूसरे लोग 3 बिलियन के लिए घूम रहे हैं, प्लीज जनाब 3 बिलियन दे दो। हाँ कि ना? आज आप राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। किन किन एरियाज में आप आगे नहीं है? तो ये बेटा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सब जगह से बेटा क्या बहुत सारी परिस्थितियों में क्या कर चुका है? टेस्ट हो चुका है। बहुत सारी कंडीशंस आई, बहुत सारी इश्यूज आए। 90s में स्थिति खराब हो गई थी हमारी, तब भी हमारे इसी सिस्टम ने हमको क्या किया? बाहर निकाला, आज खड़ा किया। नहीं तो 90s में था ना, क्या आ जाता? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती, लेकिन नहीं लगाई। हमारे सिस्टम ने, संविधान के मूल्यों ने हमको बचाए रखा। बोलो हाँ है ना? 75 में इमरजेंसी लगी, देखो कहने की बात है, इमरजेंसी बेटा संविधान का वोलेंस नहीं था। देखिए फिर मैं एक बात कहूंगा, देखो नजरिया होता है बेटा। अब जेपी हैं तो भाई उनकी बात तो माननी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। लेकिन हम अगर ये कहते हैं इंदिरा जी ने बेटा संविधान का कोई वोलेंस नहीं किया था, भाई संविधान में अगर कोई बात मेंशन नहीं है, और आप फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही तो मेंशन कर रहे हो ना, बोलो हाँ या ना? और कोई बात क्लियर नहीं है तो उसको कोई कैसे भी समझे। तो इंदिरा जी के एलिगेशन किस बात का? आपके लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये तो आज भी बोल रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। देखो बेटा फिर मैं बोल रहा हूं, मैं इंदिरा जी का तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ना मैं मोदी की तरफदारी कर रहा हूं, मैं ना जेपी जी की आलोचना कर रहा हूं। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखना है, हमेशा दिमाग में क्या रखना है? संविधान। और हमेशा दिमाग में रखना है डेमोक्रेसी। और तीसरी बात, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है। अगर बोलना भी तो क्या बोलना है कि सर कुछ लोग आलोचक ऐसा बोलते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। बोलो हाँ है ना? आपको बेटा तरफदारी किसकी करनी है? संविधान की। आपको तरफदारी किसको करनी है? वायस नहीं होना है, ना तो पार्टी के प्रति ना किसी नेता के प्रति, चाहे मेरे इमोशंस भी क्यों ना जुड़े हों। अगर परीक्षक को, एग्जामिनर को अगर आपने अपने अंदर झांकने का मौका दे दिया, कब झांकने का मौका दोगे? जब आप इमोशन से जुड़ जाओगे। झांकने नहीं देना है। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, देखो मैं ना तो बीजेपी का, ना मैं कांग्रेस का, और ना मैं जेपी का, ना मैं नीतीश कुमार का। आप ब्यूरोक्रेट्स हैं बेटा, ठीक है? आपके पास जो भी गवर्नमेंट आएगी, ये बताओ इमरजेंसी जब लगी तो क्या ब्यूरोक्रेट्स ने नौकरियां छोड़ दी?
वो इंदिरा गांधी जी की बात को लागू करने में लग गए। बोलो हाँ है ना। तो बेटा ब्यूरोक्रेट्स को तो काम करना है। बेटा मेरी बात को समझो, है ना। हम अगर ऐसे, बेटा ब्यूरोक्रेसी में जाना है तुम्हें कोई झंडा बुलंद नहीं करना है ना। तो इंदिरा जी ने बेटा कोई नहीं किया। आप कह रहे आप प्रावधान आपको लग रहा है ना। मान लीजिए मोदी जी ने बेटा उद्घाटन किया संसद भवन का, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है? नहीं है भाई। जब संविधान में कोई बात क्लियरली लिखी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो उसका उल्लंघन हो गया? हाँ कि ना? बेटा मैं इंदिरा जी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं कांग्रेस से। मुझे ये नहीं कहेंगे निपुण तुम आ जाओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। राहुल गांधी ही बनेंगे, अगर बनेंगे तो। मैं जीवन दे दूंगा तब भी नहीं बने चाहिए ना मुझे भाजपा वाले उठा लेंगे, वाह मोदी की तारीफ कर रहे हो आ जाओ, वो भी नहीं बुलाने वाले, है ना। वहां पे अमित शाह हैं, फिर योगी हैं। हाँ कि नहीं? मेरा नंबर आने वाला नहीं है। बेटा मैं आपको वो अप्रोच दे रहा हूं जो एक ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच होती है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी किसी विचारधारा के साथ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को कहा गया इमरजेंसी लगेगी तो लगा दी गई, वो उसको कामयाब कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या करना है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलेगी वही एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी। बात खत्म। क्लियर? अब इंदिरा गांधी जी बोलती थी ना प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहिए, ये बोला था उन्होंने। अब देखो बेटा कहने की बात है ना, फिर लोग कहते हैं प्रतिबद्ध, वो इंदिरा गांधी के प्रति थी, संविधान के प्रति नहीं थी। लोगों ने कहा कि वो इंदिरा गांधी के प्रति, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज भी प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी किसकी बात माने, गवर्नमेंट की बात माने। क्या ऐसा डीएम चाहिए जो सीएम की बात ना माने? आप सोचो बेटा डीएम के पास कितनी पावर है, सीएम के पास इतनी पावर नहीं है रियलिटी में देखा जाए तो। सीएम तो 5 साल के लिए है, लेकिन डीएम तो लाइफ टाइम है, जब तक उसकी वो रिटायरमेंट नहीं होता। दैट इज अ चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना। अब मैं बेटा इमरजेंसी पढ़ाना नहीं चाह रहा, नहीं तो मैं इमरजेंसी का आप जितनी प्रोविजन बताओगे मैं तुम्हें सबको बता दूंगा कि कहां लिखा है, बताओ किसके ऊपर कह दिया। ये तो लोग करते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना। क्लियर? अब मोदी जी बेटा आलोचना करें, मोदी जी तानाशाह, किस बात में तानाशाह? मैं तो मानता हूं जितना अच्छा फेडरलिज्म वो लेके चल रहे हैं। नीति आयोग किसने बनाया? जीएसटी काउंसिल किसने बनाई? नारा कितना प्यारा है, सबका साथ सब। भाई नारों पे चलता कौन है वो बात अलग है, लेकिन बंदा लेके तो चल रहा है ना, सिस्टम को बना तो रहे हैं ना। चाहे नीतीश जी की बात कर लो, हाँ कि नहीं? थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो सब लोग करेंगे। अब कोई पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स ना करे, जनता को मैनिपुलेट ना करे, तो पावर में कैसे आएगा? मैं अगर अच्छी अच्छी बातें जो तुम्हें बोल रहा हूं ये पब्लिक में नहीं बोल सकता, वहां बोलूंगा तो कहेंगे निपुण आलम भाई ना आप बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं क्या बोला जाता है। उनको उनके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। क्या बोलूंगा? मैं आया तो तुम्हें 400-500 यूनिट फ्री की दूंगा, ये अच्छा नेता है। अगर मैं आया तुम सबको एक फ्री की स्कूटी, फ्री की बाइक, अगर तुम्हारी शादियां भी नहीं, शादी भी मैं करवाऊंगा। हरियाणा में ये शुरू हुआ है। अभी खट्टर साहब है हमारे, वो कह रहे हैं शादी नहीं हो रही, आओ हम बात करते हैं, कुछ करते हैं व्यवस्था। अब बताओ शादी भी गवर्नमेंट करवाएगी? नहीं समझा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अगर कल को जाके बोलूं पब्लिक में, मेरे साथ लोग हो जाएंगे। मुझे बोलना ही तो है। थोड़ा सा कैपिटलिस्ट लोगों को साथ में लेना है, उनसे फंडिंग करवानी है, उन्हें ये हो जाए कैपिटलिस्ट लोगों को, कारपोरेट को, कि निपुण आलम भाई ने क्षमता है पीएम बनने की, सीएम बनने की, वो मुझे पैसा लगा देंगे, मैं बड़ी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करूंगा, झूठे सच्चे जितने प्रलोभन है वो सब दूंगा। बन गया। नहीं तो नेता कैसे बनता है? सच्ची बात सुनना चाहता है कोई? पब्लिक सुनना चाहेगी। पब्लिक ये कि हम पहले से दुखों में हैं और तुम कह रहे हो कि इट्स नॉट द पॉसिबल। लेकिन बेटा आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी, क्योंकि यू आर ब्रोकेट्स। तो ब्रोकेसी बेटा इमोशंस पे नहीं चलती, कॉमन पब्लिक इमोशंस पे चलती है। ओके, ये बेटा दिमाग में सेट करो इन बातों को, ठीक है? अगर बनना है तो, है ना, इंटरव्यू में फंस जाओगे नहीं तो। और कोई भी बात मान लो गवर्नमेंट की बुराई भी करनी है तो क्या बोलना है? सर आलोचक ऐसा कहते हैं, विपक्ष ऐसा कहता है, तुम्हारा क्या नजरिया है? सर दोनों पहलू हैं, बात खत्म। अपने को क्यों अपने पर कंधे पे बंदूक लेनी है भाई? है ना, उड़ता हुआ तीर ले लिया, क्यों लेना है? फालतू शांति से अपनी बात को रखनी है। नौकरी दे दो साहब, बेरोजगार हैं, शादी करनी है, ये वेट कर रही है।
पापा ने शर्त लगा रखी है, हाँ कि नहीं? अपने को दो काम करना है। क्लियर? ओके बच्चे, आज का बेटा कभी भी किसी गवर्नमेंट के नहीं। और सिंपल सा नियम है, मेरे से कोई नौकरी मांगने आएगा और मुझे कहेगा निपुण आलम भाई मुझे आपका स्टाइल पढ़ाने का अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा गेट आउट। अरे नौकरी के 10 काम 11वां काम यस बॉस। तो नौकरी गवर्नमेंट की मांग रही तो गवर्नमेंट की आलोचना, कैसे मिलेगी नौकरी? है ना? थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, स्मार्ट बनो। और मैंने पहले कल ही बोला था, रैशनल बनना है, स्मार्ट बनना है, इमोशंस पे नहीं चलना। ब्यूरोक्रेसी इमोशंस पे नहीं चलती है ना। इमोशंस होंगे हावी, कहीं पर कोई घटना होगी, एसडीएम बैठ के रोने लगेंगे, डीएम बैठ के रोने लगेंगे, हाय अब क्या होगा, हैं इतने लोग बह गए, इतने पशु बह गए, अब हम कैसे बचाएं, ये तो बड़ा दुख हो रहा होगा तुम्हें, है ना। दिखानी है इम्पैथी, इम्पैथी सिंपैथी दिखानी है, अंदर इम्पैथी रखनी है, लेकिन अंदर का ज्वालामुखी बाहर नहीं आना है, चेहरा नॉर्मल शांत। नहीं तो अगर तुम भी पैनिक हो जाओगे तो जनता पैनिक पहले से है। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, बिहार में ही है, बाढ़ आई तो वो बेटा वहां पर राशन भेजा, सामान भेजा, तो लोग इतने गुस्सा थे कि वो जो टीम पहुंची आपदा राहत की, उसके ऊपर पत्थर बरसा दिए लोगों ने, इतने लेट क्यों आए। तो वहां वो वापस चलने लगी टीम कि ये नहीं खाना, पत्थर मार रहे हैं। तो जो उनके साथ उनका बॉस गया था, नहीं रुको थोड़ा गुस्से में है, वो पैनिक है, जनता इमोशंस पे चलती है, जबकि उनको बचाने के लिए लोग गए हैं वो कि लो भैया खाना खा लो, इतना खाना क्यों लाए, ज्यादा लाना चाहिए था। अरे तुम्हारे नौकर है अधिकारी। लेकिन पब्लिक को ये बात बोलनी नहीं है, पब्लिक तुमसे उम्मीद रख रही है ना। पब्लिक तुम्हें देखती है डीएम साहब, एसडीएम साहब, तुम्हें एसी कमरे में बैठ के देखते हैं, लाइफ क्या है, लाल बत्ती निकलती है, सारी गाड़ी हट जाती हैं, ट्रैफिक खुल जाता है, उसको नहीं पता कितना पेशेंट लेके घूम रहा है। लेकिन उसकी लाइफ से तुम्हारी लाइफ अच्छी बुरी नहीं बेटा, वो तुम्हें लगता है अच्छी बुरी, वो बनोगे तब पता चलेगा कितनी बुरी कितनी अच्छी है ना। जब बन जाओ तब पता चलेगा, अभी नहीं। लेकिन उसको लगता है, उसको लगता है। मोदी जी विदेशों में घूमते हैं, कहते हैं ना विदेशों में घूमते हैं, बेटा विदेशों में घूमते नहीं, काम करते हैं। हालत खराब हो जाती है सुबह से लेकर शाम तक बोलते बोलते, ये मैं समझता हूं। सुबह 8 बजे शुरू हुआ, रात के 11 बजे तक बोलूंगा, ये भाई साहब प्रमाण है। अब कह सकते हो आप सब लोग कि सर सुबह तो मस्त है, क्या जिंदगी टाइप कोई इशू नहीं है, लगता है, लगता है बेटा, ठीक है ना। ये आसान नहीं है। मैंने उनके रूटीन पढ़े हैं मोदी जी के, कि सुबह से कितने रूटीन शुरू हुआ, लगातार मीटिंग, बैठे बैठे आदमी थक जाता है बेटा। तुम लोग जवाहिया लेने लगते हो। अब बैठना नहीं, दिमाग से बातें भी करनी है, बातें मुंह से नहीं होती है, बातें यहां से, मैं यहां पे लपड़ लपड़ नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं, तो बेटा यहां भी चल रहा है ना काम, है ना। थक जाता है आदमी, केवल चाय कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, लेकिन थकान तो बॉडी की होगी नहीं होगी, पता चलेगा जब बनोगे, ठीक है बेटा। एकदम सिंपल हो जाओ, साधारण हो जाओ और रैशनल होकर सोचो। इमोशंस को हटा दो जिंदगी से। इमोशनल केवल और केवल व्यक्तिगत जीवन के संबंधों तक रखना है, और कुछ एक या दो लोगों के लिए, मां हो गई और कोई खास हो गया, ठीक है, बस वहीं तक, इससे ज्यादा मत बढ़ना इमोशन, नहीं तो काट दिए जाओगे जीवन में, ठीक है। चलिए आइए बेटा, बेटा क्या अब कमियां कुछ रही बेटा, जैसे अभी हम कास्टिज्म को खत्म नहीं कर पाए, अभी बेटा हम लोग क्या कम्युनलिज्म को खत्म नहीं कर पाए, हम दल बदल, करप्शन, ये खत्म है। कमियां, परफेक्शन नहीं होता कोई भी सिस्टम, परफेक्शन तो उनका भी नहीं है ना। परफेक्शन का हम प्रयास कर रहे हैं। ओके चलिए बेटा, संविधान को हम ये कह सकते हैं लास्ट में कि हम पूर्ण रूप से मौलिक तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिएटिव तो कह सकते हैं, क्रिएटिव तो कह सकते हैं। और मौलिक कौन कहता है? हम कहते हैं अमेरिका अगर ये कहे कि हमारा संविधान मौलिक है, वो कहते हैं ना, देखो अमेरिका ने कहा दुनिया की, अमेरिका क्या बोलता है, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, और भारत से क्या बोलता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हमारे बारे में ये बोलता है अमेरिका। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, अब आगे से ध्यान देना। जितने भी प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, अपने को बोलते हैं पुरानी डेमोक्रेसी, और हमें क्या बोलते हैं, बड़ी डेमोक्रेसी। ये जो दोस्ती है 21 सेंचुरी को डिफाइन करेगी, ये बोलता है वो, हाँ कि ना। और हम क्या बोल रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम उसी के सामने बोलते हैं, कैसे बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वैशाली गणराज्य क्या था, और अभी मैंने क्या बताया, लिच्छवी गणराज्य क्या था। भाई खुद चाणक्य ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कई गणराज्य को खत्म किया,
तब अपने राज को क्या विस्तार किया, बोलो हाँ या ना। तो गणतंत्र जहां होगा वहां लोकतंत्र तो ऑटोमेटिकली होगा, मैंने भी आपको बोला। तो डेमोक्रेसी हमें या वो है? अब तुमको सर ये बात हम जोर से बोलते क्यों नहीं? बेटा अभी हमारा दौर नहीं है, इतिहास उसके अकॉर्डिंग जिसके हाथ में दम होता है। जिस दिन दम आएगा ना 50 साल में, तो हम बताएंगे राजा पुरु जीते थे या सिकंदर जीता था, हम बताएंगे पोरस या सिकंदर। अब हम नहीं बोल सकते संधि क्यों की सिकंदर ने, हिम्मत क्यों नहीं हुई आगे बढ़ने की पोरस के बाद, हाँ कि ना? गेट माय पॉइंट। सिकंदर बाद आओ तो सही मगध की तरफ, हम समझाते, तुम लोग समझाते हैं ये तो मगध था, तुम समझाते उसको सिकंदर को विश्व विजेता बनकर। क्या विश्व विजेता है, पूरी दुनिया जीत ली, हमें जीत कर दिखाता, हाँ कि ना? और संधि कब करता है कोई? जब जीतना संभव नहीं होता है। हारे हुए से कोई संधि करेगा भाई? हारे के ऊपर तो क्या करेगा, शर्तें लगाई जाएंगी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के ऊपर लगाई गई थी, इतना दोगे तभी तो बेटा हिटलर आया था निकल कर बाहर, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। चलिए कुल मिला के ये बेटा हमने बातों को समझा, ठीक है? थोड़ा सा बेटा इस तरह से एनालिसिस करना है चीजों को। चलिए तो बेटा ये हमने संविधान का, मैंने एक आपको दर्शन सब कुछ बताया। अगर लिखना चाहते हो कुछ लिख भी लिया होगा तो मैं अगले चलूं, एक संविधान की विशेषता वाला खोल दीजिएगा। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे संविधान की विशेषता, पर्याप्त है इतना? थोड़ा सा मैं बेटा उसके बारे में बताऊंगा, संविधान सभा के बारे में एक दो क्रिटिज्म होता है, जिक्र करूंगे थोड़ा सा। चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो खोलिएगा, संविधान सभा का बस एक पेज, संविधान सभा। देखिए बेटा जब हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, बस संविधान सभा बस 15-20 मिनट का बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। उसकी जो क्रिटिसिज्म है उस पर मैं एक दो लाइन बोलूंगा, फिर उसको खत्म करके फिर संविधान की विशेषता पे आ जाएंगे, बस इसी को। संविधान सभा की जो हम बात करते हैं, तो जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17-18 सेंचुरी में जब डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशंस होते हैं, है ना, उन रिवोल्यूशन से बेटा क्या बात निकल कर आती है कि हमें डेमोक्रेसी लानी है और डेमोक्रेसी के लिए जनता का बनाया हुआ रूल होना चाहिए। अब राजतंत्र खत्म हो गया, पहले तो क्या था, राजा बोल दे वही संविधान है, वही विधान है, उससे देश चलेगा, उससे सिस्टम चलेगा। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, संविधान। तो बेटा अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान की पहली बार जो डिमांड आपको देखने को मिलेगी वो विश्व में इंग्लैंड में देखने को मिलेगी। इंग्लैंड से, किससे? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में बेटा जो समतावादी थे, कौन बेटा आपका? समतावादी, इन्होंने डिमांड की। बस में छोटा बेटा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। लेकिन इंग्लैंड में बेटा संविधान सभा पहली बार नहीं बनी, बल्कि बनी कहां पर? आपका यूएस में और फ्रांस में। इन्होंने बेटा आपका संविधान सभा बनाई। तो ये दुनिया में यानी कि डेमोक्रेसी के लिए संविधान सभा क्या? संविधान सभा का मतलब जो देश को चलाने के लिए क्या बनाया? संविधान सभा क्या है? एक प्रतिनिधि सभा। और किसकी प्रतिनिधि? जनता की प्रतिनिधि। और वो क्या काम कर रही है? वो संविधान का निर्माण कर रही है। तो भारत में बेटा क्या बनी? संविधान सभा बनी। संविधान सभा बेटा भारत में कैसे बनी? अगर हम इसका दर्शन देखें तो पहला दर्शन आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक जिसको हम बोलते हैं, स्वराज बिल जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलो हाँ है ना, 1895 में दिखता है। फिर गांधी डिमांड करते हैं, लेकिन उसका फिर मोतीलाल नेहरू भी डिमांड करते हैं, लेकिन जो उसकी बेटा एक फॉर्मल औपचारिक मानी जाती है वो एम.एन. रॉय की मानी जाती है, बोलो हाँ है ना। और एम.एन. रॉय के बाद मैं वो फैक्ट्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ना फैक्ट पढ़े होंगे आप लोग, कौन सी ईयर में 1922 गांधी, 1934 ये वो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर बेटा कांग्रेस अब क्या करती है? डिक्लेरेशन करती है। फिर ब्रिटिश क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से, बोलो हाँ है ना, किस योजना। और फिर माउंटबेटन से आखिरकार हमारे यहां क्या बन जाती है आपकी, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बेटा क्या बन जाती है हमारी? माउंटबेटन तो विभाजन की योजना थी, तो जो आपका बेटा कैबिनेट मिशन से, उससे आपकी क्या बन जाती है? संविधान सभा बन जाती है। संविधान सभा बेटा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। राज्यों से जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें डिवाइड की गई थी और वहां से बेटा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, बोलो हाँ है ना।
सबसे पहली, अब उसने बेटा क्या संविधान बनाया, किसने? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान, लगभग 3 साल में आपका संविधान बनाया। बोलो हाँ है ना। संविधान का जो बेटा बेस बना था वो क्या बना था आपका? उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको बेस बनाया गया। सचिवालय बना था, पहले सचिवालय ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें 200 समथिंग आर्टिकल थे। वो ड्राफ्ट बेटा किसको दे दिया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 315 समथिंग आर्टिकल्स का बनाया। फिर बेटा संविधान सभा के सामने आया, 1 साल तक बहस चली और फाइनली 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ। बोलो हाँ है ना। लागू 26 जनवरी को हुआ। संविधान सभा ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो उनके माइंड में क्या चल रहा था? उनके माइंड में चल रहा था जो अंबेडकर जी की इस पंक्ति से पता चलता है, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर कहते हैं कि हमारे सामने गरीबी, भुखमरी, पुरातन सामाजिक ढांचा, व्यापक जन अपेक्षाएं, व्यापक जन अपेक्षाएं यानी कि एक बहुत ही बड़ी क्या डिजायर्स लोगों के अंदर पैदा हो गई थी। वो डिजायर्स लोगों के अंदर थी, व्यापक जन अपेक्षाएं। और साथ ही क्या था, हम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम भी बनाना था जहां पर हम क्या कर सकें, इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे चैलेंजेस को हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। नहीं बात समझ में आई? उन्होंने कहा हमारे सामने समस्या है। क्या क्या समस्या? गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, आपका बेटा क्या पारंपरिक समस्या है ना बेटा, सार्वजनिक उम्मीद यानी कि जो आपकी डिजायर्स है लोगों की, वो समस्याएं हैं। अलगाववादी विचारधारा, इतना आसान नहीं था कि 562 को एक साथ लाना। बोलो हाँ है ना भाई। 562 जो प्रिंसी स्टेट्स थे उनको लाना आसान थोड़ी ना था। आपको लगता होगा पटेल जी ने कमाल किया है साहब। ये क्या था होना? ये होना ये था कि राजाओं को ये कहा जा रहा था कि तुम अपना राजपाट बंद करो और ये सब भारत में विलय होगा, तुम्हारा अब कुछ नहीं। क्या मान गए? आज अगर आपको ये घोषणा कर दी जाए कि आपके बैंक में आपकी जो प्रॉपर्टी है, सारी देश की प्रॉपर्टी आज रात 12 बजे से हो जाएगी भाई बहनों, बोलो भारत माता की, आप सब लोग मान जाएंगे? बताइए। तो यही तो हुआ। क्या लोग मान गए होंगे? नहीं माने थे, मनाया गया था। कैसे? चॉकलेट से और डंडे से। किसी को चॉकलेट दी, किसी को च्युइंगम चबवाई गई और किसी को डंडा दिया गया। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर को बेटा वो च्युइंगम थी, चबाई रहे हैं। अब जाके 2019 में च्युइंगम समाप्त हुई, वो फेंकी गई बाहर, खत्म कहानी है ना। अभी थोड़ा बहुत उसका हल्का सा जायका है मुंह में, वो भी 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, काम खत्म। देश के निर्माण में, ब्यूरोक्रेसी में, इसलिए बेटा सरदार पटेल को क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेसी का माना जाता है। उनको माना जाता है ना, उन्हीं के ही बर्थडे पे क्या बनाते हैं हम लोग? ब्यूरोक्रेसी डे बनाते हैं, इंडिया में। बोलो हाँ है ना। और सिविल सेवा का नाम पटेल साहब से आता है क्योंकि वो थे, वो इमोशन शासित नहीं होते थे। नेहरू जी तो इमोशन से शासित होते थे। नहीं समझ में आ रही बेटा? गांधी जी भी इमोशन से शासित होते थे। नेहरू जी तब एक्टिव होते थे जब माउंटबेटन ऑफिस चले जाते थे। चलिए तो बेटा इतने सारे लोगों को मिला लेना आपके समझ में आया नहीं आया? चलिए, मैं मजाक में बोला हूं, मैं बहुत रिगार्ड करता हूं सभी लोगों का, ठीक है ना। लेकिन मैंने बेटा उनके बहुत सारे किस्से पढ़े हैं। किस्से पढ़े कैसे? कभी मौका मिले जब सिलेक्शन हो जाए तुम सीधे बैठ जाओ ना, ऐसा लगता है कि आराम से बीच पे बैठे हो गोवा के, फील दे रहे हो मुझे, वो मुझे याद आ रही है किसी की, तुम्हें देख के बार बार। सच बताओ, अब ठीक है? फैन बंद कर दो ना थोड़ा सा इसके, या देखो थोड़ा सा इसका कम करो ना वॉल्यूम। फास्ट बोल रहा हूं, इको थोड़ा सा कम करना। तो पहले कर रहा था, अभी कर रहा है? अच्छा चलिए, अब ठीक है? देखो अब ना, ओके, थोड़ा सा बढ़ाना। चलिए देख लेना, जब बोल देना उनको, ठीक है?
तो बेटा मैंने कहा अलगाववादी विचारधाराएं ये थी बेटा उस समय भी और आज भी है। खालिस्तान मूवमेंट क्या है? नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है भाई? आपने वो जो राज्य बनाए, पहले तो आसाम ही तो था ना एक, और नेफा था, नेफा अरुणाचल प्रदेश हो गया, बोलो हाँ है ना, और आपके आसाम के सारे सारे आपके स्टेट्स बन गए। इन सब की डिमांड थी कि हमको अलग करो। नागालैंड आज भी मांग करता है, डिमांड करता है। आगा जो नागा खापलांग ग्रुप है, एक तो है नागा इसाक मोइवा जो 2015 में भारत सरकार समझौता कर चुका है, एक है खापलांग ग्रुप। कौन सा बेटा? खापलांग ग्रुप। जो खापलांग ग्रुप है बेटा वो समझौता करने को तैयार नहीं है, वो वृद्ध नागालैंड की मांग कर रहा है। वहां बहुत सारी डिमांड है, छोटी छोटी, आंचलिक परिषद, गारो लैंड है ना, बोडो लैंड है ना, बहुत सारी जमीन की मांग है। तो क्या है ये सब भी तो आपकी सेपरेटिज्म वाली बातें हैं। आजादी आजादी, ये आजादी किसकी मांग है? ये आजादी का नारा अब 2016 में हमको सुनने को मिलता है दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, क्लियर? हाँ कि नहीं? ये क्यों सुन रहा है भाई? किससे आजादी चाहिए? कहीं ना कहीं भाई वही तो सुर है। और कोई ये कहता है कि बोलने से मिल थोड़ी जाती है, शुरुआत तो बोलने से ही होती है। उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, यही तो क्रम था। पहले विचार आया, विचार को फिर एग्जीक्यूट करने का मन करता है। पहले तो कोई पसंद आया तभी तो प्रस्ताव देने का मन करता है। यस, पहले प्रस्ताव पसंद आए से पहले जो भी मिल जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो स्थिति खराब वाली स्थिति है, हाँ कि नहीं? बोलो हाँ या ना? चलिए, तो मेरे अलगाववादी विचारधारा, इन सारी समस्याओं को दूर करना था। कौन बोल रहे हैं? अंबेडकर जी बोल रहे हैं। और साथ में कहा हमको राष्ट्र का, नेशन का डेवलपमेंट भी करना है, राष्ट्र का विकास भी करना है। तो ये काम जो होगा, ये अंबेडकर जी बोल रहे हैं, ये काम कैसे होगा? इतनी सारी चुनौतियां हैं। अब ये छोटे नहीं लिखे बेटा, गरीबी अब तक खत्म नहीं कर पाए हैं, भुखमरी खत्म हुई है। आपने बेटा हंगर तो खत्म कर दिया, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं किया अब तक खत्म। बोलो हाँ या ना? न्यूट्रिशन फूड नहीं है हमारे यहां पर अभी भी। हम लोग भी ठीक से न्यूट्रिशन फूड नहीं लेते हैं। नाश्ते में क्या चल रहा है? ब्रेकफास्ट में क्या चल रहा है? चाय ले ली, 2 ब्रेड की स्लाइस ले ली, हो गया नाश्ता। ये नाश्ता है? हाँ कि नहीं? अच्छी अच्छी फैमिली, बेटा पैसे की बात नहीं है, सोच ही नहीं है। दिल्ली में देखता हूं नाश्ता छोले भटूरे का हो रहा है। अब छोले भटूरे नाश्ता है ना, उसमें कोई आपके स्प्राउट्स है, ना फ्रूट्स है, ना जूस है, ना मिल्क है, कुछ नहीं, ना आपका पनीर वगैरह है। एक सही तरह की डाइट नहीं है ना। इसलिए आप देखोगे कि हमारा किसी भी गेम में जब हम बात करते हैं, कहां पर? ओलंपिक में बात करते हैं, 1-2 गोल्ड में ही खुश हो जाते हैं। और चाइना, अमेरिका कई सारे गोल्ड ले जाता है। रीजन? डाइट भी तो रीजन है। डाइट से स्टैमिना आता है। डाइट से क्या आता है? स्टैमिना। ये फैक्ट है बेटा, कहने की बात है वो बात अलग है। कुछ कहते हैं, मुझे कहीं कोई बोलता है ना कि ठोकर लगने से अकल आती है, मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बादाम से भी आती है, खाया करो। क्लियर? बादाम से भी अकल आती है, ठोकर से भी, दोनों से अकल आती है, तो बादाम भी खाना है। क्लियर है ना? डाइट ठीक करनी है, देश का विकास करना है। तो इन सारी चुनौती, नेशनल विकास करना है, देश का विकास करना है। तो उन्होंने कहा ये काम स्लोली नहीं होगा, एक मूवमेंट से नहीं होगा। इस मूवमेंट को नहीं करके बल्कि हम लोग क्या करेंगे? रिवोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? रिवोल्यूशन। और उस रिवोल्यूशन का नाम दिया गया तो सोशल रिवोल्यूशन, यानी कि सामाजिक क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? सामाजिक क्रांति। कौन बोल रहे हैं? अंबेडकर जी। और ये बेटा पूरे संविधान सभा का नजरिया कि चुनौती समाधान करनी है, साथ में नेशन का डेवलपमेंट करना है। तो ये काम स्लोली नहीं होगा, बल्कि क्या करना होगा? इसके लिए हमको रिवोल्यूशन। कौन सा? सोशल रिवोल्यूशन। और ये शब्दावली आप कई बार सुप्रीम कोर्ट के मुंह से सुनेंगे। क्लियर? क्या सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट? सामाजिक क्रांति। कि सामाजिक क्रांति का लक्ष्य था, यह सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कई बार। मैं बताऊंगा मेनका गांधी केस में भी, कई केस में जिक्र आएगा, आगे भी सुनोगे। अब इसी सामाजिक क्रांति को करने के लिए हमें चाहिए था
एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो इस सोशल रिवॉल्यूशन को कर दे। सोशल रिवॉल्यूशन से करना क्या था? सोशल जस्टिस लाना था। इस सामाजिक क्रांति से क्या करना है? सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय का एस्टेब्लिशमेंट करना है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो सोशल जस्टिस लाना है। इसी सोशल जस्टिस को लाने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया, और उसी पॉलिटिकल सिस्टम का नाम क्या है बेटा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आपका संविधान है। बोलो हाँ या ना? और बेटा कहा ये है बेटा 4 पिलर। किसके? आपके उस सोशल जस्टिस के, उस सोशल रिवॉल्यूशन के, जो संविधान सभा लेकर चली। क्या लेकर चली? कि सबसे पहला हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। राज्य के जो रिसोर्सेज हैं, स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक के रिसोर्सेज नहीं है। बोलो हाँ है ना? वो सबके रिसोर्सेज हैं। जो देश की प्रॉपर्टी है वो सबकी प्रॉपर्टी है। मुकेश अंबानी, अडानी रिच बने हैं, पैसे वाले बने हैं। कहां पर बने हैं? मुकेश अंबानी, भाई जितने भी आप कैपिटलिस्ट को देखते हो, रिसोर्सेज कहां से लिए? रिसोर्सेज तो इसी देश के हैं ना। बाहर से ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से कहीं से लाए हैं। बोलो हाँ है ना? या किसी और देश से लाए हैं। यहीं के रिसोर्सेज आए हुए हैं। बोलो हाँ कि ना? अब ऐसा ना हो जाए कि वो सारा रिसोर्सेज इकट्ठा कर ले जो बहुत ही योग्य या चालाक। मैं दोनों वर्ड यूज करता हूं। कोई व्यक्ति योग्य होगा वो भी रिसोर्सेज पे क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। और कोई चालाक होगा तो वो भी कर सकता है। बोलो हाँ है ना? अब उसने रिसोर्सेज पर कंट्रोल करके इतना ना हो जाए कि दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ रिसोर्सेज बचे ही नहीं। जो महात्मा गांधी किस कारण बोलते थे? ब्रिटिश के लिए बोलते थे कि ब्रिटिश को अपने डेवलपमेंट करने के लिए दुनिया के आधे से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। बाकी पूरी दुनिया कहां पड़ जाएगी? आधे में पड़ी है। बोलो हाँ या नहीं? तो बोलते थे ना गांधी जी ब्रिटिश के बारे में। तो यही बात अब करना है। आप कहोगे सर हो तो यहां पे ऐसे ही रहा है। मुकेश अंबानी आप कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, यानी कि हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुकेश अंबानी रह रहा है 20,000 करोड़ के बंगले में। 25 लाख का महीने का बिजली का बिल है। मुकेश अंबानी के हाउस का बिजली का बिल महीने का मैं देख रहा था 25 लाख। आपको ऐसे ही लग रहा होगा बेटा पढ़ना, उसका जो घर है उस घर का पूरा पड़ोगे बिजली का बिल 25 लाख मायने करता है। नहीं सोचकर भी कैसा लग रहा है? अजीब सा फील आ रहा है ना बेटा। वो व्यक्ति का मैं टैक्स पढ़ा था 2-3 साल पहले, उसने एनुअली अपना जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को 36,000 करोड़। मैं 3 करोड़ नहीं कह रहा हूं, 36,000 करोड़। सुन के कैसा फील हो रहा है? ऐसे लग रही ना कुछ ऐसी फिगर होती है क्या? होती है ऐसी फिगर? हम लोग बेटा 3 करोड़ हमारे पास कैश हो जाए, वी आर द किंग ऑफ पटना। हाँ कि नहीं? मेरे तो बेटा हालत खराब कर देते हैं। 3-4 करोड़ बैंक में बैलेंस है तो बस फिर कोई काम नहीं करना, स्कॉर्पियो ले लेनी है, फॉर्च्यूनर लेनी है, सुबह शाम साढ़े रूल साढ़े असूल, और जो का पानी पीना है। नहीं पता जो का पानी? अरे चलिए आप बड़े सीधे बच्चे हैं। अच्छा पटना में इसलिए है, बिहार में इसलिए, यहां पे बैन है ना। चलिए बेटा एक बियर होती है वो जौ की बनती है, जौ समझते हैं ना, उसको जौ का पानी। चलिए बेटा अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, और ये इतने पैसे वाले लोग हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस आ रही? तो क्या हुआ? सारे रिसोर्सेज का एक जगह सेंट्रलाइजेशन हो गया। ये कैसा सिस्टम चल रहा है हमारा? तो गलत है। आप बेटा बात समझना, गलत नहीं है। हमने क्या कहा? ये आर्टिकल 39 में बेटा पूरा लिखा हुआ है। अगर कहीं सेंट्रलाइजेशन हो जाए तो गवर्नमेंट उसको फिर से क्या करेगी? डिसेंट्रलाइज करेगी। कर रही है। टैक्स लिया ना मुकेश अंबानी से, कितना लिया? 36,000 करोड़।
कितना लिया? 36,000 करोड़। कितना बड़ा अमाउंट है? आपके सब तो अब भी पैसे वाले हैं भाई। वो पैसे वाले हैं क्योंकि पैसा कमाना भी तो एक क्वालिटी है, हर कोई पैसा नहीं कमा सकता। वो रिसोर्सेज रखे के रखे रह जाएंगे, खराब हो जाएंगे अगर उनको किसी ने कमाया नहीं तो। बोलो हाँ है ना? इसीलिए बेटा इंडियन सोशलिज्म दुनिया के सोशलिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। हम क्या बोलते हैं? हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको कैपिटलिज्म से नफरत करनी है। और दुनिया के जितने देश जो सोशलिज्म की डगडगी, कहते हैं डगडगी बजाते हैं, जो बिगुल बजाते हैं, वो ही कौन सा कैपिटलिज्म से दूर रह पाए? क्या चाइना कैपिटलिज्म से दूर है? हमसे पहले बेटा वो लिबरल हुआ है। 1976 में उन्होंने ओपन इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम तो जाके 90s में कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? वहां भी तो मार्केट सोशलिज्म उसको बोला जाता है, चीन के मॉडल को बाजारी समाजवाद, यानी कि मार्केट सोशलिज्म। अरे भाई तभी तो उनकी कंपनी कह रही है, वो FY कौन सी है भी, BYD, कि हम भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 बिलियन। हमने कहा नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। हम टेस्ला को बुलाएंगे, हम उनकी गाड़ी बिकवाएंगे। किसकी? एलन मस्क की। वो गाड़ी बिकवाएंगे, हमको तुम्हारी नहीं चाहिए। क्यों? कहां से आ रहा है इतना पैसा? इन्वेस्टमेंट करना तो किसका गुण है? कैपिटलिज्म का। सोशलिस्ट व्यक्ति तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका पैसा होता ही नहीं। सोशलिस्ट तो वही होते हैं, खादी का कुर्ता, पैरों में स्लीपर और यहां पे टंगा हुआ कंधे पे झोला। बोलो हाँ है ना? क्योंकि सोशलिस्ट तो हमेशा देखेगा, कहीं भी गरीबी देखेगा, पैसा निकाल कर उसको दे देगा। यही तो सोशलिज्म है। क्लियर? बोलो हाँ है ना? कैपिटलिज्म भी तो भाई इन्वेस्टमेंट कब होता है? इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए बनाई जाती है कैपिटल। कैपिटल से इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कहां से बनती है? आज की सेविंग, कल की कैपिटल। बोलो हाँ है ना? इंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं कि जो रिस्क लेने को तैयार हो। और रिस्क कौन लेगा? जिसका लाइववुड डिपेंड ना हो उस कैपिटल के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर। जेब में कैश होना इसका मतलब ये नहीं कि वो कैपिटल होना है। ये बेसिक बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं भाई? कैपिटल ही तो इन्वेस्टमेंट होती है। आपके पास अगर पैसा है और वो केवल आपके लाइववुड के लिए है, दैट इज नॉट योर कैपिटल। आप 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 आप खर्च कर दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट कैपिटल। क्लियर? उस 50,000 में से अगर आप निकाल रहे हैं जबरदस्ती का, तो वो कैपिटल बनने वाली नहीं है। कैपिटल उसको कहते हैं जिस पर आप रिस्क ले सकें और रिस्क लेने के बाद आपकी लाइववुड पर, आपकी आजीविका पर, आपके जीवन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। दैट इज कैपिटल। बोलो है ना? क्लियर? चलिए, तो बेटा इन्वेस्टमेंट हमेशा कैपिटलिज्म का गुण है, सोशलिज्म का गुण नहीं है। बोलो है ना? और भैया उस मुकेश अंबानी ने पैसा कमाया, हमने टैक्स लिया उससे। और भैया अगर हम सारे ही उससे पैसा छीन लेंगे, 40% तक ले रहे हैं ना, 40% तक टैक्स का स्लेब देखे हो ना, 10%, 20%, 30%, 40%, आपको उससे 60% लो से, तो वो काम क्यों करेगा? वो काम क्यों करेगा? वो छोड़ देगा, वो देश छोड़ के चला जाएगा। और पैसा कमाना एक सोच है बेटा, मानना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट कर दें, मैं तुम सबको 10-10 लाख रुपए बांट दूं, 1 साल बाद हम लोग मिलते हैं, तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो 10 लाख को जीरो करके लाएंगे, सर खत्म हो गया, काम किया था पर डूब गया। बोलो हाँ है ना? कुछ ऐसे 10 लाख तो खत्म किया ही किया, ऊपर से कर्जा और हो चुका है 5 लाख का। और कुछ ऐसे होंगे जो 10 लाख के 50 लाख बना के लाएंगे, सर 10 लाख के 50 लाख। उसके पास है पैसा कमाने की सोच, उससे चलेगा देश। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर की सैलरी दी जा रही है, फ्री की मेडिसिन दी जा रही है, स्कूल में टीचर्स को सैलरी दी जा रही है, तो पैसे से तो दी जाएगी। और पैसा कहां से आएगा? कैपिटलिज्म। दैट इज द मॉडल ऑफ इंडियन सोशलिज्म। यही बात गांधी जी बोलते थे कि कैपिटलिज्म से गुस्सा नहीं करना है, उनसे परेशान नहीं होना है, कैपिटलिस्ट से पैसा कमाना सीखना है। अब ठीक है, कुछ लोग गलत तरीके से कमाते हो, बात अलग है, लेकिन योग्यता भी तो है। क्या योग्यता से पैसा नहीं कमाया जाता? लो है ना?
मानते हो चालाकी से कमाया जाता है? मैं तो नहीं मानता पूर्ण रूप से। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो योग्यता से अपने परिश्रम से पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ कि ना? और मैं तो हमेशा बोलता हूं अच्छे लोगों को पैसा कमाना भी चाहिए, नहीं तो बुरे लोग कमाएंगे। अब बुरे लोग कमाएंगे तो बुरा यूज करेंगे, अच्छे लोग कमाएंगे तो अच्छा यूज भी करेंगे। ओके, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हो चलिए अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था। बेटा डेमोक्रेटिक होनी चाहिए सब चीजें। अब आपके यहां की डेमोक्रेसी है, अभी तो पढ़ेंगे बेटा। डेमोक्रेसी का मतलब बेटा कोई छोटी सी बात नहीं है कि जनता केवल वोट दे दी, ये डेमोक्रेसी। अगर कहीं केवल वोट देने तक बात है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। वोट देने का बेटा जनता को बोलने का राइट टू स्पीच, दैट इज द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तभी बेटा क्या दिखा? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, दैट इज द 4 पिलर। अगर चीन ये दावा करता है कि मेरे यहां पर डेमोक्रेसी है, तुम बोलने का अधिकार लोगों को देते नहीं हो, फिर काहे की डेमोक्रेसी? बोलो हाँ है ना? बस जनता जाए वोट देकर आए, तुम तो राइट टू चूज तक नहीं दे रहे, फिर काहे की डेमोक्रेसी? क्लियर? अभी चर्चा करेंगे बेटा आगे। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। हालांकि बेटा अंबेडकर जी ने इस वर्ड का यूज नहीं किया, मैंने लिख लिया समझाने के लिए। उनका कहना था सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी के साथ हम जितनी भी मान्यताओं को मानने वाले हैं, उन मान्यताओं को हम क्या करेंगे? सभी के साथ समान रिगार्ड होगा, कि इससे कोई भेदभाव नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मूल्य है, बात खत्म। अगला, राष्ट्र का एकीकरण। राष्ट्र को क्या करना है? जोड़ना है। मैं बताऊंगा अभी, मैं जब प्रेम्बल पढ़ूंगा ना तो मैं एक एक शब्द को आपको डिफाइन करूंगा, इन सब को मैं बताऊंगा। धर्मनिरपेक्षता क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है ना? वेस्टर्न थ्योरी क्या है, हमारी थ्योरी क्या है, फ्रांस में आग क्यों है और हम जाकर उसको क्यों बोल रहे हो वी हमसे सीखो मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी, है ना? ये सब चर्चा करूंगा। कि जो गांधी जी बोलते थे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म की प्रॉब्लम उनके यहां पर है, हमारे यहां नहीं है। हमारा जीवन धर्म से शासित होता है। गांधी क्या बोलते? धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है। फिर आप सेकुलर कैसे हो सकते हैं? जब धर्म से आप नैतिक बन रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, धर्म आपको दान दक्षिणा करना सिखा रहा है, धर्म आपको दूसरों के दुख दूर करना सिखा रहा है, तो गलत बात क्या है इसमें? ये तो वेलफेयर स्टेट भी चाहता है, हाँ कि ना? भाई आप भंडारे करते हैं, दुनिया भर के आप अच्छे काम करते हैं, भाई ये जितने भी कोई भी धर्म आप उठा के देखो, हर धर्म में आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। ये देखने का नजरिया है। बोलो हाँ है ना? कोई नहीं देख पा रहा, कोई देख पा रहा है। तो धर्म से तो बेटा क्या है? एक वर्ड है आपने सुना होगा, एथिक्स। बेटा एक होती है मोरालिटी, एक होता है एथिक्स। अंतर समझते हैं मोरालिटी और एथिक्स में? मोरालिटी में फिक्स होता है, उल्टा बोल दिया तुमने, उल्टा बोल दिया, ठीक है ना? मॉरल पर्सन, देखो बेटा क्या है ना, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन, चाहे आप हम हिंदुइज्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, सिखिज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, और किसी विचार की बात करें, सबका फोकस एथिक्स पे है और साथ में मोरालिटी पे है। लेकिन मेन फोकस किस पर है? एथिक्स पर। एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है? हमें नैतिक होना है अपने लिए, ये तो हो गई मोरालिटी। हमें नैतिक होना है समाज के लिए, ये हो गया एथिक्स। बात समझिए बेटा, मुझे ड्रिंक करनी है, एक जस्ट एग्जाम्पल, ड्रिंक से मैं एग्जाम्पल सिंपल समझ में आ जाएगा। मुझे ड्रिंक करनी है या नहीं करनी है अकेले में बैठकर, ये हो गया मोरालिटी। मुझे ड्रिंक कर कर ड्राइव नहीं चलानी है, ये हो गया एथिक्स। कि मेरी किसी भी क्रिया से समाज में डिस्टरबेंस ना हो। नहीं बात नहीं मारी है? अगर आप ये समझ रहे हो कि मेरी कोई भी क्रिया समाज के अगेंस्ट नहीं होगी, तो आपके अंदर एथिक्स है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मुझसे कोई पूछे निपुण आप इथिकल हैं या मोरल हैं, मैं कहूंगा मैं इथिकल पहले हूं, मोरलिटी मेरे अंदर कम है। क्लियर?
बेटा मोरल बनना तो देवताओं वाली बात हो गई ना, साधु मातों वाली बात हो गई। हम वहीं तक ही कर पाते हैं। मोरल होना बेटा बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई कि सदा सत्य बोलो। वाओ, दैट इज अ सुंदर विचार, लेकिन दैट इज पॉसिबल? आप एक दिन सच बोलकर देखो, आपके ही मित्र आपके शत्रु बन जाएंगे। मुझसे किसी ने पूछा, निपुण मैं कैसा? मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ कि नहीं? आप करके देख लो, सच बोल ही नहीं सकते आप। क्लियर? लेकिन समाज बेटा चलता है किस पर? एथिक्स पर चलता है। तो बेटा आपको सोशली कभी भी क्या नहीं करना है, सोशल की वैल्यूज को नहीं तोड़ना है। आप पर्सनली रूम में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वो ड्रिंक करके बाहर आकर आप अब्यूज कर रहे हैं, समाज में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, एथिक्स है। आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपने ईयरफोन लगाया, खूब जोर जोर सुने कि क्या लोगे तुम, क्या लोगे तुम, है ना? कि जब हाथ कांपते हो, ओके आप सुनो, लेकिन आप उसको पूरा हाई वॉल्यूम करके औरों को भी सुना रहे हो, तो आप इथिकल नहीं है। मोरल तो है ही नहीं, इथिकल भी नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, समाज में और लोगों को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो जितने भी रिलीजन हैं, जितनी मान्यताएं हैं बेटा, वो आपको इथिकल जरूर बनाती हैं। वो ये कहती है मोरल बनोगे तो इथिकल तो खुद ही हो जाओगे। वो ये कह रहे हैं धर्म तो अच्छा है, धर्म तो व्यवस्था चलवा रहा है, धर्म तो क्या कर रहा है, संविधानवादी तो ला रहा है। बोलो हाँ है ना? दिक्कत क्या है? तो बेटा भारत में दिक्कत नहीं है, भारत में सेकुलरिज्म का इशू है ही नहीं, क्योंकि भारत तो पहले से ही इसी को लेकर चल रहा है। हम लोग तो कहते हैं, गांधी क्या बोले, धर्म तोड़ता नहीं धर्म जोड़ता है। यही तो बात विवेकानंद कह रहे थे कि हम तो उन मान्यताओं के मानने वाले हैं कि जिस प्रकार सभी नदियां जाकर अंत में सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी मान्यता मूल्यों को मानने वाले लोग अंतर्गत उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। दिक्कत क्या है भाई? कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड कह रहा है। बोलो हाँ कि ना? बात करें सेकुलरिज्म पे। क्लियर हुआ इतना? आगे चले तो मेरा इन्हीं बातों को लेकर क्या संविधान का निर्माण किया गया, राष्ट्र का एकीकरण भी किया गया। कैसे एकीकरण किया गया? वैल्यूज बनाए गए, सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट दिया गया। आप कैसे कह सकते हो, आप डोमिसाइल निवास स्थान के आधार पर बिहार का बोल रहे हो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या है? इंडियन। आपके जेब में आधार कार्ड है, भारत सरकार का है। आपकी जेब में वोटर आईडी भारत सरकार की है। आपकी जेब में लाइसेंस भारत सरकार का है। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? बिहार तो आपका रेजिडेंस एड्रेस है ना भाई। आप भारत में कहां पर रहते हो, तो कोई ना कोई जमीन पर तो रहते हो ना, आज वहां पर रहते हैं, दैट इज माई एड्रेस, दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी। बोलो हाँ है ना? भारत से बाहर जाओगे तो क्या बोलोगे? इंडियन। भारत में कहां रहते हो, तो आप बताओ सर मेरा बिहार स्टेट में रहता हूं, वो मेरा एड्रेस है। बोलो हाँ है ना? पहचान तो आपकी। क्लियर? ये आपका सिंगल सिटीजनशिप आपके यहां पर लाई गई। ये बेटा एकीकरण करने के लिए ही लाई गई। बोलो हाँ है ना? चलिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने बेटा बहुत सारे एलिगेशंस हैं। पहला एलिगेशन क्या? कि संविधान सभा एक संप्रभु सभा नहीं थी। क्या बोला गया? संविधान सभा जो थी एक संप्रभु सभा नहीं थी, यानी कि एक सोवरेन असेंबली नहीं थी। नोट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज नॉट ए, बेटा ये नोट किया आपने पूरा? हल्का सा नोट कीजिएगा। मैं लिखवाऊं कि अपनी लैंग्वेज में? पहले लिखिएगा राज व्यवस्था, जल्दी से लिखिए बेटा, थोड़ा सा जल्दी से। राज व्यवस्था एक समुदाय को विनियमित करने वाली व्यवस्था। एक समुदाय को विनियमित कर, लिख लिया अच्छा, करने वाली संस्था। जो सिद्धांत और व्यवहार दोनों को लेकर चलती है, सिद्धांत और व्यवहार दोनों को लेकर चलती है। संविधान, राज व्यवस्था संविधान से चलती है। नेक्स्ट लिखिएगा, संविधान, राज व्यवस्था संविधान से चलती है। पॉलिटी
governing by the Constitution. Polity governing by the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखिए बेटा संविधान में लिखिएगा, संविधान एक बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है, मूलभूत विधिक प्रलेख जो मूलभूत विधिक प्रलेख है जो प्रथा परंपराओं को लेकर बनता है और संस्थाओं के संबंधों को निर्धारित करता है। वो डिसाइडेड व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन द स्टेट ऑर्गन्स, जो स्टेट राज्य की संस्थाओं के संबंधों को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, एवं राज्य और सिटीजन के बीच के संबंधों को निर्धारित करता है। इट्स ऑल्सो डिफाइन व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, यह राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों को निर्धारित करता है। बोलो था भी, दिस डिफाइन व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा। वो निर्मित वगैरह लिख लिया था, वो तो बना लिया होगा ना, उसको लिख लेना बेटा, लाइन छोड़ के जैसे करना तुम बना लेना, उसको लिखना जरूर। कौन सा? डेवलप, याद आया हमने जो बताया था आपको, जो 3 टाइप बताए थे, उसको दिमाग में सेट कर लेना, ये आगे काम आएगा बेटा। ठीक है, आगे चलिएगा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चुनौती लिखिएगा चैलेंजेस, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं बेटा, चैलेंजेस। किसके सामने चैलेंज थे? संविधान सभा के सामने। ठीक है ना, क्या क्या चैलेंजेस थी लिखिएगा डैश लगा के। गरीबी, भूखमरी लिखिए जल्दी तेजी से, पॉवर्टी, हंगरनेस। बेटे तुम इतना बेसिक तो पता ही है हमको इंग्लिश में, उसमें क्या टेंशन लेनी है ना, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं तो मुझसे पूछ लेना है ना। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पुरातन सामाजिक ढांचा, ओल्ड सोशल सिस्टम, या ट्रेडिशनल लिख लीजिए, ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम। ट्रेडिशनल सोसाइटी अच्छी होती है बुरी होती है? ट्रेडिशनल सोसाइटी अच्छी या बुरी? बेटा ट्रेडिशनल सोसाइटी बुरी नहीं है अगर वो आधुनिक, और आधुनिकता का मतलब साइंटिफिक टेम्पर को अगर यूज करती है तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम धोती कुर्ता पहनकर भी वैज्ञानिक बन सकते हैं, केवल जीन्स पहन लेने से नहीं होता कि आप विद्वान हो गए। ठीक है ना, इंग्लिश बोल देने से केवल ये नहीं होता कि आप आई बैक टू से सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनएबल टू अटेंड, है ना, वंस टाइम ए काउ एंड ही केम आवर विलेज एंड से काउ काउ। उससे थोड़ी ना वो आप इंटेलेक्चुअल बन जाओगे, हाँ है ना, कॉन्सेप्ट से बनोगे। लैंग्वेज तो मीडियम है, लैंग्वेज तो माध्यम है। मैं बेटा मेरे पास जो काम करता है मेरे ऑफिस में वो गूंगा है और बहरा भी है। मैंने रखा हुआ उसको इसलिए है कि वो मैं कुछ भी किससे बातें करूं सुन ना पाए, और उसे कोई गुस्सा है तो बोल ना पाए, कुछ बात तो बोल ना पाए। अब ठीक है, मैं उसे जो बोलता हूं समझ जाता है, तो यानी कि इशारे भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। बोलो हाँ है ना। और तुम भी तो व्हाट्सएप पे इशारों से तो भेजते हो, संकेत से भेजती हो ना, एक रेड कलर का पान का पत्ता भेज दिया। बोलो हाँ है ना। हाँ, वो इम्बोजी क्या है?
इमोजी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो भी तो क्या संकेत है, यू टर्न का लेके फिर क्रॉस का हुआ, हो गया, समझ गए, यू टर्न यहां से नहीं लेना है, बोलो हाँ या ना, समझो, तो इशारे भी तो माध्यम है ना, तो लैंग्वेज मीडियम, तो बेटा कल्चर आपकी बेस्ट है, क्लियर, लेकिन हमें साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होने चाहिए, क्लियर, अंधविश्वास अगर लेके चल रहे वो ट्रेडिशनल गलत बातें है ना। और अगर मान लो कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई ट्रेडिशन हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं, कर लो, क्या दिक्कत है। मैं देखेंगे नहीं हम तिलक नहीं लगाते क्योंकि हम आधुनिक है, मॉडर्न है, अरे बाप रे, उससे क्या दिक्कत हो गई, किसी को पसंद था, और यहाँ कोई ऐसी चीज है, मान लो सती प्रथा जैसी चीज है, या मतलब इससे की बातें, उसका विरोध होना चाहिए, हाँ कि नहीं। अब दिवाली में दीपक जल रहे हैं, तुमने भी दीपक जला दिया, दिखा दिया कि हाँ मैं भी तुम्हारा जैसा ही हूं, उसमें क्या आपत्ति है, कोई भी रिलीजन हो, हाँ कि ना, है ना। मेरा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, साइंटिफिक होना चाहिए। हाँ, कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे आप देखते हैं ना, टोटके वगैरह चलते हैं, जादू टोना चलता है, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, हाँ कि नहीं। कोई विचार अगर अच्छा विचार आ रहा है, चाहे वो वेस्ट का विचार आ रहा हो, चाहे हमारा विचार आ रहा हो, उसके प्रति हमको सहज होना चाहिए, हम एकदम रिजिड नहीं कि नहीं हम तुम्हारा विचार एडॉप्ट नहीं करेंगे, ये ना होना, ये भी अच्छी बात है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी होना गलत बात नहीं है भाई, ट्राइब्स ट्रेडिशनल सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, पर्यावरण के नजदीक है, बोलो हाँ है ना, है ना, इन्वायरमेंट के नजदीक। आज कोई कहता है ट्राइब्स गलत थे, मैं तो आज तो नहीं कोई मानता, आज क्या कहेंगे, वो ज्यादा अच्छे हैं। हमें भी तो कहा जाता है ना, बैक टू इन्वायरमेंट, प्रकृति की ओर चलो, है बैक टू नेचर, क्योंकि नेचर से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, देखो क्या हाल हो रहा है सब जगह, बोलो हाँ है ना। गाड़ियां क्या बन रही हैं, खिलौने बन रहे हैं, गाड़ियों को बोट्स बना दी गई हैं छोटी छोटी, किसने, नेचर ने, देखो कैसे पानी आता है, देख रहे होंगे ना, वीडियोस देख रहे होंगे। चलिए आगे लिखिए। पुरातन सामाजिक ढांचा, व्यापक जन अपेक्षाएं, व्यापक जन अपेक्षाएं यानी कि डिजायर्स, पब्लिक डिजायर्स, कोमा सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी विचारधाराएं, आदि समस्याओं को दूर करने के साथ राष्ट्र का विकास करना, आदि समस्याओं को एक्सेट्रा, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, विकास करना। अगली पंक्ति में, इस कार्य के लिए सामाजिक क्रांति को आधार बनाया गया। फॉर दिस वर्क कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक्सेप्ट द सोशल रिवोल्यूशन, इस कार्य को करने के लिए सामाजिक क्रांति को आधार बनाया गया। और इस सामाजिक क्रांति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई। इस सामाजिक क्रांति को पूरा करने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई। फॉर दिस रिवोल्यूशन एस्टैब्लिश ए पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई जो संविधान से शासित हुई, जो संविधान से शासित हुई, which regulate by the constitution। क्लियर। इस क्रांति ने 4 मुख्य तत्वों पर बल दिया, इस क्रांति ने 4 मुख्य तत्व पर बल दिया। फॉर दिस रिवोल्यूशन, for this revolution we accept 4 features। first is distribution justice, वितरणात्मक न्याय, लोकतांत्रिक व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र का एकीकरण। डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेक्युलरिज्म एंड राष्ट्र का एकीकरण।
इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। ठीक है, चलिए बेटा अगला वर्ड लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, ये सब नहीं लिखना है, ये सब काम खत्म। पहली बेटा लिखिएगा संविधान सभा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और पहली आलोचना क्या कि संविधान सभा एक संप्रभु सभा नहीं थी। ठीक है ना, यहां पर ऐसे लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज ए सोवरेन क्वेश्चन मार्क, संविधान सभा एक संप्रभु सभा। क्या लिखा बेटा, संविधान सभा एक संप्रभु सभा। आइए बेटा, एक्चुअली जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं जिसमें एक नाम था चर्चिल, नाम सुना होगा आपने, है ना, हाँ वेस्टर्न चर्चिल, उन्होंने इस बात में क्वेश्चन मार्क उठाया। कुछ इंडियंस भी थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी थे जिन्होंने इस बात को उठाया। क्यों उठाया? इनका कहना था कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, आपका कैबिनेट योजना से हुआ है। किससे? कैबिनेट योजना। और कैबिनेट योजना जो बनी थी ये ब्रिटेन के सम्राट के आदेश पर गवर्नर जनरल ने बनाई थी। तो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई सभा वो अपने आप में संप्रभु सभा कैसे हो सकती है? एक तो ये, और दूसरा ये भी कहा गया था कि जब ये संविधान बन जाएगा तो ये ब्रिटेन के सम्राट से क्या करेगा, उसको बताएगा कि बन गया, वहां से वो संविधान को अप्रूवल मिलेगा। ये कैबिनेट योजना का क्या था, प्रस्ताव था। गेट माय पॉइंट? तो उन्होंने कहा इसलिए दो रीजन से, पहला रीजन क्योंकि ये ब्रिटेन के राजा के आदेश पर गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई, तो इसलिए ये संप्रभु नहीं है, अपने आप नहीं बनी है बल्कि बनाई गई है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना होगा, आपको ब्रिटेन के सम्राट से अप्रूव कराना होगा। ये इन्होंने क्रिटिसिज्म किया। लेकिन हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया, जब संविधान सभा बन गई उसके बनने के बाद खुद ही अपने आप को संप्रभु घोषित कर दिया। और क्या कहा, एक प्रस्ताव पारित किया। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बेटा बयानबाजियां तो हुई हैं, लेकिन बकायदा इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया। रेजोल्यूशन क्या लाया गया कि हम सभी संविधान सभा के जो लोग हैं ये रेजोल्यूशन कॉमन कंसेंस से पास करते हैं कि जो ये सभा है ये अपने आप एक संप्रभु सभा है, और इसको कोई भी राजा, कोई भी संस्था, कोई भी सम्राट इसको समाप्त नहीं कर सकती। इसको समाप्त कब होगा, जब ये संविधान सभा के मेंबर चाहेंगे, और समाप्ति हम अपने दम पर करेंगे। ये बकायदा क्या बेटा रेजोल्यूशन था, बोलो हाँ है ना, इसने घोषित कर दिया। दूसरा, एक को रेजोल्यूशन लेकर आए कि हम सभी संविधान सभा के सदस्य अपने बीच में से इलेक्टेड जो हमारे कौन है, चेयरपर्सन हैं, हम उनको अपनी सारी ताकत क्या करते हैं, इस सभा की ट्रांसफर करते हैं, देते हैं। बोलो हाँ है ना। और वो कहां से आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के मेंबर के बीच से आए थे। बोलो हाँ है ना। मेरी बात समझ आई बेटा मैं क्या कह रहा हूं? तो जब हमने दो स्टेप लिए तो हम कह सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, एक संप्रभु, एक सोवरेन बॉडी थी। क्लियर हुई बात? उन दोनों बातों का खंडन किया हमने। बोलो बच्चों हाँ है ना, लिख लिए बात बेटा, बोलो पक्का। तो इसका उत्तर हमने दे दिया, बात खत्म हो गई। दूसरी बेटे क्या आलोचना कि ये जनता का हाउस नहीं था, इसमें जेपी भी थे हमारे। जेपी ने भी बात उठाई थी, क्या उठाई थी कि भाई कम से कम जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसके बाद जनता के सामने रखना चाहिए जनमत संग्रह के लिए। आपने नहीं रखा, इसलिए जनता का संविधान नहीं है। घोषणा करने से नहीं होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जनता के सामने गए क्या आप, और आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो बेटा इसका भी खंडन।
संविधान सभा कब बनी? 1946 में बनी। बोलो हाँ है ना? बेटा उसमें आपको लॉजिक दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझें। संविधान 46 में बनी। देश का इन्वायरमेंट कैसा था? कम्युनल राइट्स हो रहे थे। भाई मुस्लिम लीग तो 1940 से अड़ गई थी ना कि हमको पृथक राष्ट्र चाहिए। अभी 46 में डायरेक्ट एक्शन की बात कर दी थी, उसी समय आपकी बन रही थी बेटा, और संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था उन्होंने, मुस्लिम लीग ने। बोलो हाँ है ना? अब ऐसे माहौल में इलेक्शंस कैसे होते? पॉसिबल थे क्या? और मान लो इलेक्शन हुए, देखो बात समझो बेटा, संविधान बन के तैयार हो गया और तैयार होने के बाद 1952 में इलेक्शन हुए, और 52 में इलेक्शन में अधिकांश लोग वो थे जो संविधान सभा के मेंबर थे और भारी मेजोरिटी से जीते थे। अगर आप चुनाव करवाते भी संविधान सभा का तो अप्रोक्सीमेटली वही स्वरूप होता जो था। बोलो हाँ है ना? भाई परिस्थिति देखनी पड़ेगी, नहीं देखनी पड़ेगी? बोलो बच्चों हाँ है ना? और जनमत संग्रह क्यों कराना? जब संविधान बन के तैयार हो, उसको लागू हुआ, पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार किया गया, तो फिर जनमत संग्रह हो गया। इसमें जनमत संग्रह जरूरत होगी भाई मोहरे लगाओ। अगर आपने कोई काम किया, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्वीकृति है। मौनम स्वीकृति लक्षणम कहा जाता है ना? बोलो हाँ है ना? अगर आपने किसी को प्रस्ताव दिया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अगले दिन पहुंच जाओ, तैयार नहीं हुई, चलना नहीं घूमने, या तो हाँ करो या ना करो। अगर हाँ ना कुछ हो सकते शर्मा रहे हो, हम ये तो मानेंगे? चलिए समझे नहीं अब बात को, चलिए कोई बात नहीं बेटा। आइए 1952 बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बेटा एक और आलोचना की जाती है संविधान सभा की कि यहां पर वकीलों का प्रभुत्व था, एडवोकेट थे यहां पर बहुत सारे संविधान सभा में। देखो बेटा इसके 2-3 उत्तर हैं। एक तो बात, भाई जिसका काम उसी को सुहावे, सुनिए कहावत। भाई लॉ मेकिंग हो रही है तो लॉ मेकिंग कौन करेगा? जो लॉ के जानकार होंगे। बोलो हाँ है ना? और तो नहीं कोई करेगा। अब बेटा लॉ के जानकार कौन थे? वकील थे, वकील का दबदबा था। लेकिन वकील भी आप मोस्टली देखेंगे आपके कहां से थे बेटा? वो किसानी परिवारों से थे। भाई जब भारत किसान कृषि प्रधान देश है, पटेल जी हैं, बहुत से लोग थे। आप देखो भाई नेहरू जैसे लोगों को छटा दीजिए, लेकिन बाकी सब तो मोस्टली आप देखें किसान परिवारों से निकले हुए लोग थे। भाई आप आज पढ़ लिख कर आईएएस पीसीएस बन गए, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी तो है। मेरे दादा खेती करते थे, तो क्या मुझे खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं होगी? मुझे पता है कि गेहूं कैसे काटे जाते हैं, गन्ना कैसे काटा जाता है, सब पता है। लोहा है ना? मैंने वो दरातियां चलाई हैं, मैंने वो ट्रैक्टर चलाया है, मैंने गाय भैंस को चारा खिलाया है, आता है। आपके यहां तो ज्यादा खाया गया लोगों के द्वारा। नाम नहीं लेना बेटा, बोलो हाँ है ना? आपको ज्यादा पता है इस बारे में। मैं सब काम कर रहा है। मैंने वो गंडासा, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गंडासा बोलते हैं ना, उसमें ऐसे घुमा घुमा के हमने वो भी काटा है। अब तो खैर मशीन नहीं लग गई, लेकिन बचपन हमने उस पर लड़क लड़क के काटा है वो चारा, सब पता है। तो किसानी पृष्ठभूमि से हो गए ना। मोस्टली आप देखो संविधान सभा के जितने मेंबर थे उनके बैकग्राउंड में किसानी थी, मजदूरी थी। ठीक है, पढ़ लिख कर आप अधिकारी अब बने हो ना, बचपन की बैकग्राउंड तो खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? चलिए, तो ये आलोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले तो बेटा आपका यही लॉजिक है कि भैया पढ़े लिखे लोग ही, जिसका काम है उसको सुहा है, लोगों का काम तो बेटा ये बात। दूसरा, थे वो लोग किसान मजदूर परिवार से थे वो लोग, क्लियर? नेहरू जैसे लोग सब नहीं थे ना। अब आगे चले, इसमें बेटा एक बात और हम जोड़ सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं जो मैं हमेशा जोड़ता भी हूं, सिर्फ बेटा सोचने के लिए कि खंडन कैसे करना है उनकी आलोचनाओं का। एक दौर होता है बेटा किस चीज का, आप देखते हैं एक दौर था भारत में इंजीनियर। आज इंजीनियर्स की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो सिविल सर्विस को नहीं छोड़ रहे हैं। पहले इंजीनियर सिविल सर्विस में आते नहीं थे, पता है? मुझसे पहले का जो दौर था ना 2010-9 तक हम देखते हैं, उसमें इंजीनियर्स नहीं आते थे सिविल सर्विस के अंदर। क्यों नहीं आते थे? ऑप्शंस थे करियर के बहुत सारे। अब क्या इंजीनियर्स हो गए ज्यादा, जॉब है नहीं उतनी, तो वो सिविल सर्विस में अपना करियर आजमाइश कर रहे हैं।
हाँ या ना? ऐसा है ना बेटा? बोलो हाँ या ना? अब बेटे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का करियर आएगा, अब उसके लोग बढ़ेंगे। ऐसे जो वो दौर था उसमें ज्यादा वकील बनते थे, उस समय बैरिस्टर बनने का दौर था। क्यों? अंग्रेजों से लड़ना है। उस समय वही व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी पाता था जो क्या होता था। अभी जैसे बूम साहब को देखते हो ना, सिविल सर्विस जो अच्छा इंटेलेक्चुअल क्लास है वो सिविल सर्विस की ओर भाग रहा है। क्यों? उनको लग रहा है कि सिविल सर्विस अच्छा करियर है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही बेटा? पहले ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले लोग ज्यादा आते थे। आप देखो जो पुराने आईएएस वगैरह हैं, आपको सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के दिखाई देंगे। साइंस के लोग कम थे, क्योंकि वहां बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन वो ऑप्शंस उधर कम हो रहे हैं तो इधर आ रहे हैं। बोलो हाँ कि नहीं? तो ये दौर भी होता है। चलिए, क्या हुआ? बेटा हाँ, वो भी एक आलोचना कि भाई अब जैसे देखो बेटा क्या होता है ना, ये हमें सिर्फ लगता है ऐसा, हमें ऐसा लगता है। कॉमन लैंग्वेज में बेटा बड़ी टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने आपको देखो आज एक दो तीन टेक्नोलॉजी बताई, स्टेट, कंट्री, नेशन, नेशनल स्टेट, है तो सिंपली वर्ड है ना, लेकिन भाई इनका समझना पड़ेगा ना। अब देखो बेटा, इंडिया अलायंस में फेथ नहीं करता। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इंडिया डोंट बिलीव इन अलायंस इन इंटरनेशनल अरीना। इंडिया किस में बिलीव करता है? इंडिया बिलीव इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इन दिस सिनेरियो है ना, मतलब इंटरनेशनल एरिना में भारत क्या स्वीकार नहीं करता? अलायंस को स्वीकार नहीं करता। ना तो पहले स्वीकार करता था, हमने नाम बनाया, बोलो हाँ है ना। और अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टी एंगेजमेंट की ओर चल रहे हैं। लेकिन आज भी हम अलायंस नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। तो ये अंतर पता तो हो, अलायंस में भारत क्यों विरोधी है अलायंस का, तो पहले अलायंस का मीनिंग पता हो। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ कि ना? सिंपल बोल देने से तो बात नहीं बनेगी ना। बोलो हाँ है ना? अब मैं कहता हूं गुट का विरोधी है, लेकिन गुट का अर्थ तो पता हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस। भारत क्यों इतना विरोध करता है कि वी डोंट हैव द अलायंस, हम अलायंस में नहीं जाएंगे, नाटो में हम नहीं जाएंगे, हम क्वाड को अलायंस बनने नहीं दिए। हमने कहा क्वाड को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा रखो। अमेरिका का इसको अलायंस बनाने थे, हमने कहा नहीं, अलायंस नहीं बनाएंगे हम। अब इसका अर्थ पता होगा तभी समझ पाएंगे। बोलो हाँ है ना? जहां पहले हम नाम की बात कर रहे थे कि हम हर गुट से दूर रहेंगे, आज हम क्या कह रहे हैं? गुट में जाएंगे लेकिन गुट का पार्ट नहीं बनेंगे। कमाल की थ्योरी है। इसको क्या बोल दिया गया? मल्टी एंगेजमेंट। क्या बोला? पहले कहा हम किसी से एंगेजमेंट नहीं करेंगे, आज कह रहे हैं जिधर भी मौका लगेगा उधर एंगेजमेंट करेंगे, सबसे एंगेजमेंट करेंगे। पहले हमने क्या कहा? हम किसी के नहीं, अब न हम सबके। अंतर नहीं है इसमें? अंतर है बेटा। अलायंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अंतर समझोगे, समझ में आएगा, है ना। तो बेटा ये सब लोग कॉमन पब्लिक के लिए बात नहीं है ना। अब कॉमन पब्लिक को मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। यूट्यूब पे जाके देखना, मेरा इस पे वीडियो, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, मैंने डाला इस पर कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलायंस में क्या अंतर है। आपको अरे बाप रे कितना बड़ा अंतर था। इजिली जब हम किसी देश से ये बोलते हैं ना कि इस देश से हमारा पॉलिटिकल रिलेशन है, इस देश से हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, इस देश से हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, इसका अर्थ तो पता हो। चाइना से हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है या हमारे इकोनॉमिकल रिलेशन हैं, पॉलिटिकल रिलेशन हैं? इकोनॉमिकल रिलेशंस। भले ही हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिकल रिलेशंस कुछ भी नहीं है जितने हमारे हैं, पर दोनों की स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। अब ये पता हो कि मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने पॉलिटी में आपको कहा फ्रीडम, इंटीग्रिटी, मीनिंग तो पता हो। अब सुप्रीम कोर्ट सेकंड जज केस में क्या बोल रहे हैं, उस शब्द का अर्थ तो पता हो, तभी तो लिखोगे ना। ऐसे थोड़ी कॉलेजम आ गया और फिर आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे थोड़ी ना आ गया। भाई लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, सिंपल बातें लिखोगे, सिंपल नंबर मिलेंगे, सिंपल सी बात है। जब तक बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होते तब तक बेटा आंसर में मजा नहीं आता। और जैसे जैसे बेटा आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना, आपको महसूस होगा कितना मजा आता है पढ़ने। पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। हाँ कि ना। फिर बेटा कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, एक बच्चा आया, वो उस समय 4 बार मेंस लिख चुका हूं बीपीएससी का।
मैंने कहा फिर ये तो डिमेरिट्स होगी तुम्हारी, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। नहीं बात समझे? एक बच्चा 4 बार मेंस लिख चुका है, ये तो अच्छी बात थोड़ी ना, तो बुरी बात है। भाई एक बार गलती होगी दोबारा मत करो। अब तुम तो गलती में गलती 5वीं बार रिकॉर्ड बनाना है क्या? मेरी बात समझ रहे? यानी कि तुम सुधार ही नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर, 4 बार तुम मेंस लिख चुके हो, यानी कि तुम वो अप्रोच ही नहीं पकड़ पा रहे और बेकार टाइम वेस्ट करो, 6 साल 7 साल बर्बाद कर दिए। नहीं अप्रोच मैच करा, कहीं और घुसो, नहीं कर पा रहे चेंज हो, क्यों जीवन को बर्बाद करने तुले पड़े हो? 35 साल की एज हो गई, अब छोड़ो, शादी वादी करो, कुछ करो जीवन में। ऐसे घूमते रहोगे अकेले अकेले? जीवन का स्वाभाविक आनंद तो लो। 40 साल के बीबी बढ़ जाओगे फिर क्या करोगे? किसी काम के नहीं। बोलो हाँ है ना? भाई एक समय के साथ चीज चलनी चाहिए, नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? तो बेटा मैं हमेशा बोलता हूं सुधार हाथों हाथ करो, चीजों को हाथों हाथ ठीक करना है, सही तरीके से पढ़ो, 1-2 बार में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रैंक ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे आए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ा विषय नहीं है बेटा, शांति से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से पढ़ो। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोई ऐसा टारगेट नहीं रखा कि आपको पीएम या सीएम बनना है, 5 साल में एक बनना है ना? और बाजे बाजे बेटा 10 साल और हो सकता है 15 साल में एक, पॉसिबिलिटीज है ना? 15 साल तक एक, ये है बेटा कंपटीशन। लोग 15 साल बहुत होता है भाई, 10 साल बहुत होता है, 5 साल बहुत होता है, हाँ कि नहीं? तो आप तो बड़ा चैलेंज नहीं है, थोड़ा तरीके से पढ़ोगे हो जाएगा सिलेक्शन। गलत कह रहा हूं भाई? बस थोड़ा शांति से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से पढ़ना है, बात बनेगी। आगे चले बेटा आपका। तो बेटा वो जो वकीलों का कहते हैं ना टर्मिनोलॉजी टफ है, देखो बेटा क्या है ना, टर्मिनोलॉजी तो टफ हमेशा ही रहनी है। एक पढ़े लिखे की भाषा और एक उसकी भाषा में अंतर तो होगा ही होगा, है ना? अब कितनी सरल लैंग्वेज कर लोगे बेटा? सिटीजन चार्टर ठीक है, एक सिटीजन चार्टर की हम बात करेंगे, पढ़ाऊंगा सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, उसमें ठीक है कि आप सिंपल लैंग्वेज लिखो क्योंकि वो कॉमन पब्लिक के लिए है, लेकिन एक पढ़े लिखे की भाषा तो होगी। हर साहित्य, अब बेटे पढ़े लिखों को पसंद कौन सा मूवीज आएंगी? आपने कभी अंबेडकर मूवी देखी, गांधी मूवी देखी, भगत सिंह मूवी देखी, सावरकर मूवी देखी? नहीं देखी। नेहरू मूवी देखी, सरदार पटेल मूवी देखी? नहीं देखी है मूवी। कौन सी मूवी देखी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, है ना? तो बेटे तो कॉमन, वो सबको समझ में आ जाएगी। मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर सबको समझ में आ जाएगी। आप देखो जब फॉरगेटन आर्मी एक सीरीज है, देखना बड़ी शानदार सीरीज थी, वो देखी नहीं हमने, क्योंकि वो बेटा समझने के लिए थोड़ा दिमाग को खोलना पड़ेगा। वो इंटेलेक्चुअल समझेंगे, और इंटेलेक्चुअल देश चलाते हैं वो कितने मुट्ठी भर लोग। ओके, तो उस कैटेगरी में जाना है तो इसको खोलना पड़ेगा। अब सोचो बेटा, जयशंकर जी है ना विदेश मंत्री, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी दिख रही है ना? कुछ फॉरेन पॉलिसी होती है, बोलो हाँ है ना? जयशंकर एक पढ़े लिखे, आपके तरह ब्यूरोक्रेट्स तो थे ना? बोलो हाँ है ना? आज देखो क्या फॉरेन पॉलिसी, यूरोप को कैसे कितने प्यार से डील करते हैं। अमेरिका को तो हम प्यार से समझा लेंगे, ये स्टेटमेंट है उनका, कोई टेंशन नहीं, समझा लेंगे। वाह, मतलब इतना कूल तरीके से बात करते हैं, लगता है यूरोप को एक कॉलोनियल माइंडसेट से बात निकलना पड़ेगा। अब ये बात समझना बड़ा आसान थोड़ी ना है कि वो क्या बोल दिए। अब मैं आपसे पूछा, सोचेंगे सर वो ब्रिटिश मानसिकता, नहीं भाई, वो केवल वो मानसिकता नहीं है ना। ईयू को क्या दिक्कत है, क्यों बोल रहा है मणिपुर के मामले में? भी है, हम भी बोल सकते हैं उनके इश्यूज में, हम तो नहीं बोलते, है ना? बेटा बहुत सारी बातें हैं वो लेकर चल रहे हैं पहले से। अब ये आइए मैं बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब आपको कहा कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो कैसे बोल सकता है कोई भी? हाँ कि नहीं? ये बात है ना, क्वेश्चन मन में उठता ही नहीं उठता है। चलिए, तो बेटा अगला, अगले और क्रिटिसिज्म क्या है संविधान सभा का? कॉपी पेस्ट, है ना? वो मैंने आपको बता ही दिया, है ना? कॉपी पेस्ट ऐसा। बेटा टाइम कहां ज्यादा लगा? देखो क्या होता है बेटा, इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को बांधना, ये आलोचना बेतुकी आलोचना है। आप देखो नेपाल का संविधान 2005 में बनना शुरू हुआ था, छोटा सा देश, 2015 में 10 साल लग गए उनको। और अमेरिका जो बोलता है ना, अमेरिका का संविधान कितने साल में बना?
4 महीने में 200 शब्दों का संविधान है, 2 पेज का संविधान है, 2 पेज का संविधान, 200 शब्दों का संविधान, 2 पेज का संविधान, 4 महीने फालतू में लगा दिए। 2 दिन का काम था, हम लिख देते हैं 200 शब्द तो डेली बैठ के। बोलो हाँ या ना, हाँ कि नहीं? बोलो। अब बेटा बात तो ये देखी जाएगी ना कि तुमने राज्यों का संविधान कितने दिन में बनाया, जो उनके 14 स्टेट थे उनका संविधान कितने, उनका नहीं बताया उन्होंने। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों हाँ या ना। डिपेंड बेटा, आप किसी भी चीज को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना। चलिए ये बेटा अब तक हमने जो पढ़ा, कल हमने चर्चा की, ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आपको सब पढ़ क्या रहे थे हम सब, है ना, हम सब पढ़ क्या रहे थे बेटा। क्वेश्चन आएंगे जो हम अब पढ़ने वाले हैं, संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक तो बेटा मैंने क्या किया है बेटा, बेस। कल तो हमने एक सोचने समझने का नजरिया, अब आपको संविधान, राज्य व्यवस्था, ये सब चीज समझ में आएंगी। अब बेटा आगे की बातें समझ में आएंगी कब, जब ये समझेंगे। अब संविधान की विशेषता की बात करेंगे। बेसिक बातें, गणराज्य, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, ये प्रेम्बल में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके संविधान को बिल्कुल क्या बनाते हैं, अनूठा सा, अलग सा बनाते हैं। समय है या नहीं, खत्म हो गया? कल बेटा संविधान की विशेषता, लेकिन सारी विशेषता पढ़ाने वाला नहीं हूं। तारीफ करनी है अपनी, जितनी तारीफ कर लो वो गलत है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कर लो जितनी करनी है। लेकिन कुछ खास जैसे इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट, ये समझने वाली बात है।